प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फसलों की विशेष किस्मों को राष्ट्र को किया समर्पित, कहा बढ़ेगी किसानों की आय। शिमला के रूल्दू भट्टा वार्ड में पार्षद ने स्मार्ट सिटी के तहत कार्य करने का किया आग्रह। पार्षद ने कहा, महापौर उप महापौर के पास नहीं सही विजन, अपने वार्ड तक ही सीमित। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिखाई झंडी। प्रदेश में 30 अक्टूबर को होंगे एक लोकसभा व 3 विधानसभा के लिए उपचुनाव। बढ़ती बेरोजगारी व गैर हिमाचलियों को नौकरी देने को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राठौर बोले, दबाव के बाद हुई उपचुनाव की घोषणा, कांग्रेस करेगी जीत दर्ज। चुनाव को लेकर पीटरहॉफ शिमला में भाजपा की बैठक आयोजित। भाजपा चुनाव के लिए तैयार, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे सभी चुनाव, जमवाल। देश में कोरोना को लेकर मिली राहत। देश में मंगलवार को कोरोना के मामले रहे 20,000 से नीचे। और 15 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। परंपरा के अनुसार सभी देवी देवताओं को दिया जाएगा निमंत्रण। नमस्कार, स्वागत है आपका तारीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने के मकसद से मंगलवार को 35 फसलों की विशेष किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि विश्वविद्यालय को हरित परिसर पुरस्कार भी प्रदान किए और नवाचार संबंधी तरीकों का इस्तेमाल करने वाले किसानों से संवाद किया। फसलों की विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2021 में ऐसी 35 किस्में विकसित की गई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण किया और कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस अवार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक सिद्ध होने वाले हैं। राजधानी शिमला में नगर निगम द्वारा वार्डों को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें सभी वार्डों का कायाकल्प करने की योजना है। लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट सिटी के तहत कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से एक ही ऐसा वार्ड है वार्ड नंबर 2 रूल्दू भट्टा। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत कोई भी कार्य होते नहीं दिख रहे। वार्ड नंबर 2 रूल्दू भट्टा शहर के सबसे नजदीक का वार्ड है। यहाँ पर पार्षद द्वारा जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रूल्दू भट्टा में एक समस्या सबसे बड़ी सामने आ रही है, वो है यहाँ पर जमीन धंसने की। यहाँ पर धीरे धीरे जमीन धंसती जा रही है, जो एक बड़े खतरे को न्योता दे रही है। यहाँ से सीधे ऊपर रिज मैदान है और इसी साइड से रिज मैदान का एक हिस्सा भी धंस रहा है। इसको लेकर अभी तक कोई भी ठोस कार्य निगम नहीं कर पाया है। रिज को धंसने का ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। रूल्दू भट्टा के पार्षद संजीव ठाकुर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी माना कि वार्ड में जमीन धीरे धीरे धंसती जा रही है और हो सकता है कि रिज के नीचे बसे इस वार्ड में जब जमीन धंस रही है तो इसी वजह से रिज का हिस्सा भी धंस रहा हो। उन्होंने कहा कि यदि स्मार्ट सिटी के तहत वार्ड में नालों का चैनलाइजेशन किया जाए और पक्के डंगे दिए जाए तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जमीन धंसने के लिए एक बड़ी टीम द्वारा वैज्ञानिक सर्वे करने की जरूरत है। स्मार्ट सिटी के अंदर जो दंगे लगते आने चाहिए थे, वो नालों को एक पूरा प्रॉपर चैनलाइजेशन होनी चाहिए और जो पानी की जो ऊपर इनका टैंक है उसकी कोई लीकेज तो नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है नीचे को पिछले 2 सालों से तो बहुत ज़्यादा एरिया बैठना शुरू हुआ है। और पिछले साल में देख रहा था 1-1 फुट जो है हमारी सड़कें 1-1 फुट तक बैठ चुकी हैं और हम थोड़ा सा उसकी फीलिंग करते हैं, लेकिन इस साल फिर जो है बरसात में वो 1 फुट और धसी है। तो इसका यही है कि सर नीचे से इसको जो है पूरा प्रोटेक्शन दी जाए, वाज लाते तब कहीं जाकर के रिज टिकेगा, ना तो आने वाले टाइम में जो है रिज का पूरा हिस्सा जो है वो पूरा रूट को समेत ही नीचे हो जाएगा। क्या इसका कोई वैज्ञानिक तरीके से आपने सर्वे करवाया है कि इसका रीजन क्या है या करवाने की योजना है कोई?
हाँ, इसके लिए जो है हमने लिख करके दिया है कॉर्पोरेशन को अब, और उसमें मेरी एक्शन और एसडीओ से बात हुई है, वो मौके पे आए भी थे। लेकिन मुझे नहीं लगता इसके लिए जो है बड़ी एक टीम वर्क का काम है, जो कि कोई सरकार के सहयोग से हो सकता है उसमें, ताकि नीचे से लेकर के मोती बाग से लेकर के रुदू भट्टा और ईदगाह कॉलोनी से ऊपर जो है किस तरीके से सबको ले जाना है, वो एक बड़ा स्मार्ट सिटी के तहत वो काम हो सकता है। और मैं गुजारिश करूँगा मुख्यमंत्री मोदी से भी, उनसे मिलेंगे भी हम इसके बारे में, कि इसको जो है नीचे से लेकर के एक प्रोटेक्शन दी जाए। आपने देखा होगा कि नाले के साथ ही जो है डंगे टूटे हैं हमारे, जो है नए डंगे बनने का कार्य चल रहा था, तो उसकी जितनी भी मिट्टी थी जो ऊपर से स्लाइड भी आए हैं, वो सारी मिट्टी उस नाले में घुस गया है। और वो पीछे जैसी बारिश होती है, पूरा जाखू का जितना भी गंदगी होती है वो सारा उस नाले के थ्रू होती और वहाँ पे आकर के रुक जाती है। तो अब हमने कॉर्पोरेशन को लिख के दिया कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को पहले साफ किया जाएगा, ताकि वो टिके नहीं हो। नाला बिल्कुल नया बना है, आपने देखा होगा, बिल्कुल नया बनता है, नया बना है, और लेकिन उसमें उसी तरीके से जैसी बारिश आती है उसमें वो फ्लड वैसे ही हो जाता है। आप भी हम साफ करा देंगे इसको, कल या परसों फिर बारिश होगी, फिर बारिश वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो हम इसको लगे हैं उस तरीके से देखने की किस तरीके से इसको नीचे रख किया जाए पूरा। वार्ड के पार्षद संजीव ठाकुर से रीव टाइम्स ने बात की तो उन्होंने कहा कि रुल्दू भट्टा वार्ड भौगोलिक दृष्टि से काफी फैला हुआ है और यहाँ पर विकास कार्य करवाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जनता को हर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव ठाकुर ने कहा कि उन्हें दुख है कि वार्ड में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महापौर उप महापौर के पास सही विजन न होने से वो सिर्फ अपने अपने वार्डों तक ही सीमित रह गए हैं और अन्य वार्डों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। देखिए, एक जो मुझे लगता है कि जो विजन होना चाहिए शहर के अंदर, उसमें चाहे वो मेयर और डिप्टी मेयर हमारे बैठे हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो विजन है सिर्फ और सिर्फ अपने वार्डन तक ही सीमित है। वो पूरे शहर की और जो है पूरा उनका वो देख ही नहीं पा रहे हैं। जबकि आप देखें तो शहर के नज़दीक के जो एरिया हैं और जो शहर के साथ हैं वो स्मार्ट सिटी के तहत ज़्यादा आना चाहिए। जबकि आप रोज़ मैं अखबारों में देख रहा हूँ कि संजौली क्षेत्र के अंदर 32 लाख रुपया 50 लाख रुपया ऐसी सड़कों के ऊपर लगाया जा रहा है स्मार्ट सिटी का। और वो जो पाथ आप ले लो, पब्लिक पाथ जो संजौली से लेकर के IGM तक बनते आ रहा है, वो आधी सड़क को काट करके फिर बनाया जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा और करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। जबकि जो चीज़ें बचाने वाली हैं वो चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ रिज, प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा नगर, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। सर, आपके वार्ड में एक चीज़ और देखी गई है कि वहाँ पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या कुछ लोगों ने ढाले बनाए हुए हैं, क्या उनको, और वो वोटर भी है, तो क्या उनको बसाने के लिए कोई योजना है जो लाई गई थी या फिर या लाने की योजना है? देखिए, जो ईदगाह कॉलोनी है वो एक वक्फ बोर्ड की जगह है और वक्फ बोर्ड ने उनको अलॉट की है, कईयों को अलॉट की है कि इलीगल तरीके से बैठे हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है वो बिना परमिशन के है, कॉर्पोरेशन से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ले रखी है। और झुग्गी झोंपड़ी है, हमने कई बार उसकी शिकायत भी की है और उसको हम एक राजीव आवास योजना जब चली थी तो उसमें हमने घर घर जाकर के नंबरिंग की थी कि ये पूरी बिल्डिंग ऐसी बनेगी और उसमें सेट वाइज जो है लोगों को मिलेंगे, लेकिन वो सिरे नहीं चल पाई है। अब नए तरीके से नई सरकार मोदी जी आए हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसको आगे कोई योजना आती है। तो शिमला नगर निगम का कायाकल्प स्मार्ट सिटी के तहत किया जा रहा है। यहाँ पर कई कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, पर ये भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ कुछ एक वार्डों में ही स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि निगम द्वारा कई ऐसी जगह पर भी काम दोबारा किए जा रहे हैं जहां पर पहले से ही बेहतर कार्य हुए हैं। ऐसे में यहां पर सिर्फ पैसों की ही बर्बादी की जा रही है। नगर निगम को शहर के सभी वार्डों में सुनियोजित तरीके से कार्य करने होंगे ताकि जनता को भी सहूलियतें मिले और पैसों की भी बर्बादी ना हो। चुनाव आयोग ने देश में उपचुनाव को लेकर हरी झंडी दिखा दी है। हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है, जिसके चलते हिमाचल की एक लोकसभा सीट, मंडी और 3 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 2 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद उपचुनाव आयोजित करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में भी अब उपचुनाव होंगे। प्रदेश में 1 संसदीय और 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव करवाए जाने हैं। इसके लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में अर्की, जुब्बल कोटखाई और कांगड़ा के फतेहपुर, इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। वहीं मंडी लोकसभा के लिए भी इसी दिन वोटिंग होगी।
वहीं आचार संहिता भी उपचुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। हिमाचल में कांगड़ा के फतेहपुर में कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई थी, जबकि शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई में भाजपा के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन और सोलन के अर्की से विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद ये सीटें भी खाली हो गई थी। मंडी लोकसभा की सीट भाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली थी। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल में 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इससे पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बाद में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को काउंटिंग के बाद ही चुनाव के परिणामों की घोषणा होगी। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के अंत में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन उपचुनावों को काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इन चुनाव के परिणाम ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। इसलिए इन चुनाव को काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी व गैर हिमाचलियों को नौकरी देने के मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने मंगलवार को शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर जयराम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। वहीं इस दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि आज महंगाई जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनकी वजह से आमजन को काफी परेशानी हो रही है। जनता इन चुनाव में इसका जवाब सरकार को जरूर देगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से रोजगार के साधन बंद हो गए हैं। प्रदेश बेरोजगारी के आंकड़े में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 15 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। राठौर ने कहा कि जो नौकरियां निकल रही हैं उनमें बाहरी प्रदेशों के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। इसके खिलाफ जिला स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश स्तर पर इसके खिलाफ आंदोलन किए जाएंगे। सरकार को गैर हिमाचलियों की अपेक्षा हिमाचल के लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार बनी है, लगभग 4 वर्षों से ज़्यादा समय हुआ, आज रोजगार के सारे साधन जो है बंद है। हिमाचल प्रदेश जो है आज बेरोजगारी के आंकड़े में पूरे देश में तीसरे नंबर पर है और आज 15 लाख से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, और जो अनरजिस्टर्ड है उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सरकार के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं। हम हमेशा कहते आए हैं, हमने सरकार से मांग भी की है कि जो अनरजिस्टर्ड है उनकी भी आप सूची बनाइए, लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही और जो सरकारी सेक्टर है वहाँ भी जो नौकरियाँ निकलती है उन नौकरियों में हिमाचलियों के बजाय जो है बाहर के लोग हैं उन्हें रखा जा रहा है। पहले सचिवालय का मामला जो है वो सामने आया जिसमें बाहरी लोगों को नौकरी दी गई। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने नियमों को बदलने की बात की। अभी विद्युत विभाग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है लगभग 13 जेई जो है वो बाहर के प्रदेशों से जो है रखे गए। अब हमारे अपने युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और आप बाहर से जो नौजवान हैं उनको यहाँ लाकर आप रोजगार दे रहे हो। ये सरासर हिमाचल प्रदेश की जो युवा वर्ग है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। वहीं उपचुनाव को लेकर कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव को लेकर पहले से तैयार थी, लेकिन अब भाजपा चुनाव से भाग रही थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार पर व चुनाव आयोग पर दबाव पड़ा तो अब चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द हाईकमान से बातचीत के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। राठौर ने कहा कि आज महंगाई जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है और अब जनता इन चुनाव में इसका जवाब सरकार को देगी। पहले से तैयार थे, चुनाव से तो भारतीय जनता पार्टी भागी है। आज जब दबाव पड़ा चारों तरफ से तो चुनाव आयोग भी दबाव में आया। आज चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो उम्मीदवार हैं उसका भी हम बहुत जल्दी फैसला करने वाले और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इन 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी जो अपनी भारी जीत जो है दर्ज कराने वाली। चुनावों में क्या मुद्दे? नंबर 1 मुद्दा विकास। हिमाचल में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। दूसरा मुद्दा महंगाई। आज महंगाई जो है आसमान छू रही है। समाज का हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है।
तीसरा बेरोजगारी, जिसको लेके हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार हमारी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है, कर्जे पे सरकार चल रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम जो है पहले से ही जनता के बीच में घोषणा हुई है। अभी समय है, बहुत जल्दी ही हम अपने पार्टी की जो हमारी आला कमान है बैठ के हम बात करेंगे और जल्दी ही हम घोषणा। शिमला के पीटरहॉफ में भाजपा ने चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। इस मौके पर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। भाजपा का कहना है कि भाजपा इन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और भाजपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पूरे समय काम करता है। पीटरहॉफ शिमला में आयोजित बैठक के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं सह प्रभारी संजय टंडन उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल में उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। भाजपा इस घोषणा की काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। भाजपा इन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा इन चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही चुनाव समिति की बैठक होगी और सभी प्रत्याशियों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड दिल्ली आए प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर उपचुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। भारतीय जनता पार्टी इस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी। वो घड़ी आ ही गई और आज इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभाओं और 1 संसदीय क्षेत्र का चुनाव डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरा साल भर अपनी एक्टिविटीज़ को चलाए रखती है, इसलिए हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं। और इन तीनों विधानसभा के चुनाव में और 1 संसदीय क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में और सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में चारों चुनावों को हम जीतेंगे। सर, बहुत कम समय बचा है, तो जो उम्मीदवारों की घोषणा कब तक कर देगी, कब तक निर्णय नहीं जाएगा उम्मीदवारों को लेकर? आज जल्दी ही उम्मीदवारों की चयन हो जाएगा, जल्दी ही इनकी घोषणाएं हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक परिपाटी है, एक सिस्टम है, उसके अनुसार चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं। तो अभी 2-3 दिनों में हमारी चुनाव समिति हो जाएगी। उसके बाद जो भी नाम यहाँ से चुनाव समिति तय करेगी उसको हम केंद्र के समक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड की अप्रूवल के लिए भेज देंगे। इन चुनाव क्षेत्रों में किन मुद्दों को लेकर जो है बीजेपी जनता के बीच जाएगी? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर जो प्रदेश सरकार में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और केंद्र सरकार में जो परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। कैंडिडेट की तय हो चुके हैं सरकारी या फिर अभी कुल मीटिंग होगी उसमें तय होंगे? नहीं, कैंडिडेटों का जो चयन है वो चुनाव समिति की बैठक में एक पैनल बनेगा और उसके बाद वो दिल्ली में केंद्रीय जो हमारा बोर्ड है उसकी अप्रूवल के लिए जाएगा। कोरोना महामारी ने सभी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कोरोना महामारी को लेकर मंगलवार को एक राहत भरी खबर सामने आई है। करीब 200 दिनों के बाद देश में पहली बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 के नीचे रही। इस दौरान कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी भारी कमी आई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,795 नए मामले सामने आए हैं और 179 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 26,030 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं भारत में फिलहाल कोरोना के 2,92,206 एक्टिव मरीज हैं, जो कि कुल मामलों के सिर्फ 0.87% ही रह गए हैं। ये आंकड़ा भी 192 दिनों के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,041 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 276 संक्रमितों की मौत हो गई थी। वहीं 29,621 मरीज इस बीमारी को मात देकर घर लौट गए थे। केरल में कोरोना संक्रमण से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच मंगलवार को राज्य में पिछले 24 घंटे में 11,699 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 58 लोगों की जान गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। देश भर से दर्ज हो रहे कुल मामलों का लगभग 60% हिस्सा केरल से सामने आ रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87,07,08,636 के पार हो गया है। वहीं बीते 24 घंटे में वैक्सीन की 1,02,22,525 डोज लगाई गई हैं।
हिमाचल प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा इस साल 15 से 21 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में आने के लिए परंपरा के अनुसार सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। दशहरा उत्सव के दौरान केवल देव कार्य और धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत ढंग से आयोजित होंगे, लेकिन इस साल सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मेले का शुभारंभ करेंगे, जबकि समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग मेले के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जिला प्रशासन कुल्लू को प्रदान करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्सव के लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को उत्सव के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था व निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के लिए समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरा की प्रदेश ही नहीं बल्कि विश्व में एक अलग पहचान है। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में आने के लिए परंपरा के अनुसार सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।